Good morning, students. In today video, we actually read about the saprotrops. ठीक है, saprotrops क्या होते हैं हम अब आज की वीडियो में पढ़ते हैं. ठीक है, न्यू टॉपिक्स हैं सारे. अभी इसी फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है. अभी हमारा लेसन 1 ही चल रहा है. कौन सा हमारा लेसन 1 था जिसमें हमने बहुत सारे चीज़ें पढ़ी हुई. न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसके अगली वीडियो मैं आपको बता रही हूँ जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए. ये न्यू टॉपिक है सेप्रोट्रॉप्स. ठीक है, तो ये न्यू टॉपिक है सेप्रोट्रॉप्स, वो हम आज पढ़ते हैं. इसमें है यू माइट हैव सीन पैकेट. सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे इसमें. यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट. आपने देखे होंगे मशरूम के पैकेट्स मिलते हैं आपके वेजिटेबल मार्केट में, मतलब जहाँ वेजिटेबल मिलती हैं उस मार्केट में आपको मशरूम मिलते हैं पैकेट्स में. यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. आपने कई, सभी ने नहीं लेकिन कुछ कुछ लोगों ने देखा होगा कि आप जहाँ ना गीली लकड़ी होती है, गीली मतलब ख़राब लकड़ी या गीली लकड़ी, वहाँ आप देखेंगे कि एक अम्ब्रेला टाइप एक स्ट्रक्चर सा निकल के आ जाता है. वहाँ पे पैचेस के फॉर्म में ग्रो करता है वो, उसी को हम मशरूम कहते हैं. वो रेनी सीजन में ज़्यादा होता है क्योंकि मॉइस्चर रहता है इसलिए. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट फ्रॉम. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि ये जो सेप्रोट्रॉप्स है, ये भी मशरूम जो है सेप्रोट्रॉप्स है, ये कैसे न्यूट्रिशंस लेते हैं सर्वाइव रहने के लिए. ठीक है, ये एक एक्टिविटी है. एक्टिविटी में आपको दिया है टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इज विथ वाटर, लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस और 2-3 days और until fluffy patches appear on them. These patches may be white, green, brown or of any other color. Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observation in your notebook. Most probably you will see cotton like threads spread on the piece of bread. आप जब ब्रेड को गीला करके कहीं गर्म जगह पे छोड़ देते हैं जहाँ वार्म प्लेस हो, 2-3 दिन के लिए वो ऐसी गीली ब्रेड को छोड़ देंगे तो आपको ब्रेड के ऊपर फ्लफी मतलब एक फूला हुआ सा पैचेस दिखाई देंगे. उसमें ग्रीन कलर के, या तो वो वाइट होगा, ग्रीन होगा या ब्राउन कलर के, तीनों अलग अलग कलर के होते हैं. तो कोई भी आपको ऐसे पैचेस दिखेंगे उसके ऊपर लगे हुए, फ्लफी पैचेस मतलब फूले हुए. ठीक है, पैचेस मतलब दाग. ठीक है, ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप. जब हम उस पैचेस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वो हमको क्या दिखेगा, इसको क्या कहते हैं. इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स, एक्चुअली वो होता ऑर्गेनिज्म ही है, वो जिंदा चीज़ ही होती है जो ब्रेड के ऊपर ग्रीन, ब्राउन, वाइट कलर में आ जाती है. हम उसको फंगी कहते हैं. आपको फंगस लग जाता है ब्रेड में, रोटी में, जब वो गीली होती है और गर्म जगह पे कहाँ छोड़ दी जाती है उसको, उसमें जब हवा नहीं लग पाती है तो वहाँ पे एक फ्लफी पैचेस बनते हैं जिसको हम फंगी बोलते हैं. लाइव ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स मतलब जिंदा जीव होते हैं. ठीक है, दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी. मैंने बताया था इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनके डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं. जैसे दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू द सॉल्यूशन. वो क्या करते हैं, जब कहीं गंदा खाना या मरा हुआ कोई जानवर मर जाता है, इस तरह का गंदी जगह पे ये लगते हैं. मतलब जहाँ खराब हुआ खाना, मतलब देखो ब्रेड भी सड़ गई तो उसके ऊपर फंगस लग गया. ऐसे ही जो खाना खराब हो जाता है तो वहाँ पर इस तरह के फंगस लगती है. वो उसी को वो क्या करते हैं, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड, मतलब वहाँ पे जो मरा हुआ जानवर हो या ख़राब चीज़ हो उसमें डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उनको वो कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्यूशन में. देन दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और फिर उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व कर लेते हैं, ले लेते हैं. उनको खुद को जिंदा रखने के लिए वो इसी तरह से करते हैं कि ख़राब चीज़ों पर बैठते हैं
और जानवर मरा हुआ, खराब चीज़ें, इस तरह के इस पे आ जाते हैं और क्या करते हैं, ये सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस को जो उसके अंदर अवेलेबल रहता है उसको कन्वर्ट कर देता है सॉल्यूशन में, और फिर वो न्यूट्रिएंट्स की तरह ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं उस ऑर्गेनिज्म द्वारा. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. इस तरह का न्यूट्रिशन, इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन कैसे ले रहे हैं, सॉल्यूशन के फॉर्म में ले रहे हैं. किससे ले रहे हैं? डेड और खराब. डिकेइंग मतलब खराब चीज़ें, डेड मरा हुआ, और डिकेइंग मतलब खराब चीज़ों, मैटर से मतलब चीज़ों से. तो इस तरह के मोड को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हमने कौन कौन से न्यूट्रिशन पर हेट्रोट्रॉपिक पढ़ा था, हेट्रोट्रॉपिक पढ़ा था. अब सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट होता है. ठीक है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो इस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे तो उसी में ही आ गया, कवर हो गया सेप्रोट्रॉफिक. प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ. प्लांट्स होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स के लिए था. अब जो प्लांट सेप्रोट्रॉफिक मोड में होते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉफ. प्लांट जो कि सेप्रोट्रॉपिक मोड के रूप में न्यूट्रिशंस लेते हैं उन्हें हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ. फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम. फंगी कहाँ ग्रो करता है? पिकल्स में, मतलब अचार में, लेदर की चीज़ों में, लेदर की क्लोथ्स में, एंड अदर आर्टिकल, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल जो कि गर्म या ह्यूमिड वेदर में बहुत दिनों तक रखे गए हों. मतलब ह्यूमिड मतलब जहाँ आप कहते हैं थोड़ा सा नमी टाइप, नमी जो होती है उसको ह्यूमिड वेदर कहते हैं. जहाँ नमी और बहुत गर्म जगह पे अगर उन चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो वहाँ फंगी लग जाती है. किस में? पिकल में, लेदर क्लोथ्स में और दूसरे आर्टिकल्स, और भी आर्टिकल्स होते हैं. फंगस प्रोवाइड During the rainy season, they spoil many things. Ask your parents about the means of fungi in your house. रेनी सीज़न मतलब बरसात के दिनों में ज़्यादातर ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, उस पे ये फंगस लग जाती है. आप अपने पेरेंट्स से भी पूछेंगे तो वो बताएंगे फंगस कहाँ कहाँ लग जाती है. द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. जो फंगल के स्पोर्स होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फंगल के स्पोर, छोटे 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 फंगल होते हैं स्पोर्स, उसका बोलते हैं कि रेशे टाइप, इतने छोटे छोटे जीव टाइप होते हैं. उसके स्पोर्स क्या होते हैं? एयर में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. व्हेन दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो. जब वो लैंड होते हैं मतलब बैठ जाते हैं कहाँ? जहाँ वार्म और वेट मतलब गीली सतह हो, सरफेस हो, वहाँ वो बैठ जाएंगे. और जर्मिनेट मतलब बढ़ते, अपनी ग्रोथ करने लगते हैं. ठीक है, जिंदा रहने के लिए वो जिंदा रहते हैं और ग्रो करते हैं. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. अब आप समझ चुके होंगे कि आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? आप किसी भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे या फिर बहुत ह्यूमिड वाले नेचर से बचाएं, गीली जगहों पर चीज़ें ना छोड़ें. ठीक है. सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं. दो ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं जो कि शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में. दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इस तरह के रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सर्टन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री. कुछ फंगी होती हैं जो कि पेड़ों की रूट में लगी होती हैं. ठीक है. The tree provides nutrients to the fungus and in return receives help from it to take up water and nutrients from the soil. देखो क्या होता है, जहाँ पेड़ों में की जड़ों में, रूट में वो फंगस लगी होती है. फंगस क्या करती हैं? ट्री उनको क्या करता है? ट्री उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है उस फंगस को, और फंगस क्या करती है? उसके बदले में
जो उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो सॉइल से उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो पेड़ों को दे देती है। मतलब देखो आदान प्रदान चल रहा है एक दूसरे का। पेड़ ने उसको न्यूट्रिएंट्स दिए, ठीक है, किसको, फंगस को। फंगस ने क्या किया, जो वाटर और न्यूट्रिएंट सॉइल में अवेलेबल थे वो अ, क्या किया, वो ट्री को दिया, ठीक है ना। ठीक है, सॉइल से उनको फंगस से जो न्यूट्रिएंट्स मिले थे वो उन्होंने पेड़ को दे दिया। ऐसा दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा अब इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहेंगे। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। ये जो इस तरह का रिलेशनशिप है ये ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पेड़ों में नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। नाइट्रोजन नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया लग जाते हैं जो कि सॉइल में जो नाइट्रोजन अवेलेबल रहती है उसको वाटर या सॉल्यूशन में के फॉर्म में कन्वर्ट करके वो ट्री को देते हैं। तो इस तरह की लिए ट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह का न्यूट्रिशन। तो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म और प्लांट एक दूसरे को शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे को प्रोवाइड करे। पेड़ों ने क्या किया, उसको शेल्टर प्रोवाइड किया, मतलब एक अपना घर प्रोवाइड किया, अपने साथ रहने के लिए जगह दी, और उसके बदले जो फंगस या बैक्टीरिया थे उन्होंने क्या, न्यूट्रिएंट्स उसके साथ शेयर किए। तो ये इस तरह का शेयर होना बहुत ज़रूरी है पेड़ों के लिए, तो इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिकेन्स, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, जो कि पेड़ों के रूट में पाए जाते हैं, जो कि साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो करते हैं उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं लिकेन्स। A chlorophyll containing partner which is an algae and a fungus live together। क्या होता है क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर, मतलब जिसमें क्लोरोफिल अवेलेबल होता है, इस तरह के पार्टनर एल्गे और फंगस एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, मतलब एल्गे और फंगस एक दूसरे को शेल्टर न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं। The fungus provides shelter, water and minerals to the algae, and in return the algae provides food which it prepares by photosynthesis। देखिए फंगस अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, लेकिन फंगस क्या करता है, फंगस में फंगस क्या प्रोवाइड कर सकता है, शेल्टर प्रोवाइड कर सकता है, रहने की जगह, मतलब वाटर एंड मिनरल्स टू द algae, algae मतलब काई, इसको प्रोवाइड कर सकता है। और इसके बदले में algae क्या करता है, algae प्रोवाइड करता है फूड, क्योंकि algae में क्लोरोफिल होता है और वो अपना खाना खुद बनाता है, और वो जो खाना बनाता है वो फंगस को भी देता है। तो इन दोनों के बीच में भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सन। क्या होगा, किस तरह से न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल ठीक है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, किस तरह से न्यूट्रिएंट्स सॉइल में पाए जाते हैं और किस तरह से वो पेड़ों द्वारा ली जाते हैं। ठीक है, इसमें ये बताया जाएगा। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। आपने देखा होगा जो किसान हैं पेड़ों को खाद और फर्टिलाइजर्स ऊपर से डालते हैं, और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन्स, और गार्डनर मतलब माली भी उनकी जो गार्डन होते हैं उसमें इसका यूज़ करता है, गमलों में या जहाँ गार्डन होता है उसमें। डू यू नो वाई दे आर एडेड टू द सॉइल, क्यों वो सॉइल में डाल रहे हैं, चले पढ़ते हैं। यू लर्न दैट प्लांट्स ऑब्जर्व मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने पढ़ा था प्लांट्स ऑब्जर्व करता है मिनरल और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से, सॉइल से। सो देयर अमाउंट इन द न्यू सॉइल keep on declining. Fertilizers and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus etc। देखिए क्या बताया उन्होंने इसमें कि जो सॉइल में अवेलेबल होता है डिक्लाइन फर्टिलाइजर, मतलब जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, प्लांट्स को चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स। क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उनको, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। तो ये उनको मिलते नहीं हैं,
कहीं से भी, ये एयर में नहीं पाए जाते हैं, सॉइल में नहीं मिलते हैं। तो ये सॉ क्या किया जाता है, जब किसान को, फार्मर या गार्डनर होता है, ये ऊपर से उसको दिया जाता, देते हैं प्लांट्स को, जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स उसको मिले और वो ग्रो करे प्लांट्स। ठीक है, दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। सॉइल को बेहतर बनाने के लिए, सॉइल को बहुत अच्छा बनाने के लिए इसको टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। मतलब प्लांट को उसकी ज़रूरत है, जो कि सॉइल के द्वारा मिलते हैं, न्यूट्रिएंट सॉइल के द्वारा मिलते हैं। तो सॉइल में फर्टिलाइजर्स टाइम टू टाइम यूज़ किए जाते हैं। आप देखेंगे किसी का बहुत बड़ा गार्डन होगा, तो वहाँ पे भी अगर कोई माली लगा हो, तो वो बीच बीच में, हफ्ते 2 हफ्ते के बीच में वहाँ पे फर्टिलाइज करता है, खाद डालता है, पेड़ों में दवाइयाँ डालता है, जिससे कि कीड़े ना लगे और गंदे कीड़े ना लगे। लेकिन जो फर्टिलाइज़र में अवेलेबल जो बैक्टीरियाज है, वो अच्छे होते हैं पेड़ों के लिए, क्योंकि वो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस अवेलेबल कराते हैं किसको, प्लांट्स को। ठीक है, we can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plants। अगर हमको प्लांट्स को हेल्दी रखना है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स उनको रिक्वायरमेंट होते हैं, जो कि हमको फुलफिल करना पड़ता है। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। क्या होता है, क्रॉप्स जो होती है उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं ना, क्योंकि हमको प्रोटीन्स चाहिए। हम प्रोटीन्स किससे लेते हैं, दालों से, सब्जियों से। ठीक है ना, तो वो हमें किससे, पेड़ों से मिलती है। लेकिन पेड़ों को जो प्रोटीन चाहिए वो नाइट्रोजन से मिलता है, तो वो रिक्वायर होता है, ज़रूरी होता है पेड़ों के लिए। ठीक है, आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डिफिशियंट इन नाइट्रोजन। देखो, जब हार्वेस्टिंग होती है, मतलब जब खेती की जाती है, तब जो सॉइल होती है वो नाइट्रोजन से भरी होती है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। देखो, नाइट्रोजन मैंने आपको बताया था एयर में अवेलेबल होती है, बट प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन क्या प्लांट्स है ना, नाइट्रोजन तो नहीं ले पाते, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेते हैं, बट वो नाइट्रोजन एयर से नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। उनको नाइट्रोजन चाहिए, पर सॉल्युबल फॉर्म में, किसको, प्लांट्स को। द बैक्टीरियम कॉल्ड रिजोबियम राइजोबियम सॉरी, इसको द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द सॉल्युबल फॉर्म। देखो क्या होता है, जो राइजोबियम होते हैं बैक्टीरिया, जो कि प्लांट्स में होते हैं या फर्टिलाइजर के टाइम में हम उसको डालते हैं, तो वो राइजोबियम क्या करते हैं, जो एयर से नाइट्रोजन उनको मिलती है, वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्यूबल फॉर्म में। कौन, राइजोबियम। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। पर राइजोबियम क्या होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। जो राइजोबियम होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। सो इट लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम। तो वो कहाँ रहते हैं, रूट्स ऑफ ग्राम, मतलब ग्राम मतलब दालें। ठीक है, आप खाते हो ना दालें या स्प्राउट्स वगैरह जो होते हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है, ये लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लिग्यूमस एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये रहते हैं कहाँ, राइजोबियम रहते हैं ग्राम पर, पीस पर, मटर में, मूंग में, बीन्स में, और लिग्यूमस मतलब इस तरह की जो दालें होती है बहुत सारी, वहाँ वहाँ राइजोबियम रहते हैं। वो राइजोबियम क्या करते हैं, एयर से नाइट्रोजन लेते हैं, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके वो प्लांट्स को देते हैं, जिससे कि उसमें ना प्रोटीन्स भरपूर मिले। देखो, दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होता है। वो प्रोटीन्स कैसे आता है, ऐसे ही आता है जब राइजोबियम नाइट्रोजन को एयर से कन्वर्ट करके उसको सॉल्युबल फॉर्म में, नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में प्लांट्स को देते हैं। तो प्लांट्स को वो प्रोटीन, उसका प्रोटीन होता है वो प्लांट्स के लिए,
तो प्लांट्स प्रोटीन उसका लेके वो सारा हमको देता है। मतलब हमको कैसे मिलते हैं हम लोग जब दालें मूंग वगैरह सब खाते हैं तो उसमें हमको प्रोटीन्स मिलता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लिग्यूमिनियस प्लांट्स। जो बहुत इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जहाँ से दालें मूंग वगैरह मिलती है उनको हम बोलते हैं लिग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया ने तो अपना काम कर दिया, नाइट्रोजन दे दी सॉल्युबल फॉर्म में। अब उसने अपना काम किया, लेकिन प्लांट का काम क्या है? प्लांट का काम है उसको शेल्टर देना, उसको रखना अपने पास में। ठीक है, तो शेल्टर दे रहा है किसको? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया ने उसको नाइट्रोजन दिया, बैक्टीरिया को उसने क्या दिया? शेल्टर दिया। तो दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो अब वो क्या कर रहे हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कर रहे हैं। मतलब मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया और प्लांट्स एक दूसरे के साथ अगर रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर शेयर कर रहे हैं, मतलब एक जने ने शेल्टर दे दिया, दूसरे जने ने न्यूट्रिएंट्स दे दिया, तो वो रिलेशनशिप क्या कहलाती है? symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. इस तरह का जो एसोसिएशन है वो बहुत अच्छा होता है फार्मर्स के लिए। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। तो वो क्या करेंगे? फार्मर्स को ऊपर से फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो मिट्टी में अवेलेबल ही, सॉइल में अवेलेबल रहते हैं राइजोबियम। तो अगर राइजोबियम बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉइल में है तो उसमें ऊपर से उनको नाइट्रोजन देने के लिए फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस तरह के बैक्टीरिया जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन लेके कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्युबल में, तो ऊपर से उनको फार्मर को फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच ल्यूमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन। ल्यूमिनियस प्लांट्स को ग्रो करने के लिए फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर राइजोबियम बैक्टीरिया वहाँ पे अवेलेबल हो सॉइल में तो। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि बहुत सारे ज़्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स अडॉप्ट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन थोड़े बहुत ही प्लांट्स होते हैं जो दूसरा मोड न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हैं, मतलब अदर मोड होता है उनका न्यूट्रिएंट्स का, जो या तो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं या तो फिर इंसेक्ट खाते हैं। इस तरह के भी प्लांट्स हमने पढ़े थे, लाइक पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रॉफिक। पैरासाइट पढ़ा था मैंने, वो बेल बताई थी हमारी बेल, जो कि उस पर लगी रहती है, किस पे? प्लांट्स के ऊपर चढ़ जाती है, उससे ही खाना लेती है। तो इस तरह के पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक मैंने अभी आपको इसमें पढ़ाया क्या होता है। दे डिराइव, इस वीडियो में सेप्रोट्रॉफिक का पूरा टॉपिक था एक, उसको मैंने आपको बताया था। ठीक है, दे डिराइव न्यूट्रिशंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं? ये डिराइव मतलब लेते हैं न्यूट्रिशंस दूसरे ऑर्गेनिज्म से, इस तरह से सेप्रोट्रॉफिक कहलाते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेट्रोट्रॉफ्स। सभी एनिमल्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। वो अपना खाना नहीं बना पाते हैं, वो डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों पे। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। कैसे? मैंने बताया आपको, वो डिपेंड होते हैं या तो प्लांट पे या तो दूसरे एनिमल्स पे। ठीक है, कैन वी से दैट द इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स। क्या हम कह सकते हैं इंसेक्टिवेरियस जो प्लांट्स थे, जिनमें जो इंसेक्ट खाते थे, वो प्लांट्स हेट्रोट्रॉफ्स है? हेट्रोट्रॉफ्स हैं क्योंकि वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के लिए वो किसी इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट है, तो उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। बाकी के नोट्स आपको मिल जाएंगे स्कूल से, आप कलेक्ट कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो नोट्स में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।